हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लासिकल सिद्धांत की बात कर रहे थे, रोज़गार का क्लासिकल सिद्धांत। तो उसको कंटिन्यू करते हैं। पीगू के मत के बारे में मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, उसको मैं रिपीट करूँगी थोड़ा सा। देखिए, ये जो पीगू का मत है, देखिए क्लासिकल सिद्धांत के बारे में पहले मैंने बताया था कि एक तो ये पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चलते हैं और पूर्ण रोज़गार की मान्यता को लेकर चलते हैं। और जैसा कि जे बी से ने कहा कि हर वस्तु अपनी मांग जो पूर्ति है किसी भी वस्तु की, वो अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। इस मान्यता के साथ में ये सिद्धांत काम करता है। अब इसमें पीगू का जो मत है वो ये है कि जो मजदूरी है उस पर हम बात करें, क्योंकि 2-3 फैक्टर्स हैं। देखिए, उत्पादन, मजदूरी और टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से उत्पादन का सारा जो प्रक्रिया है सारी, वो 2 क्षेत्रों में बढ़ जाती है। एक तो मज़दूर का क्षेत्र, यानी जहाँ से लेबर आता है, और एक जो उत्पादन करते हैं, है ना। और दूसरा क्षेत्र मुद्रा का है। तो मुद्रा की वास्तविक मुद्रा और मौद्रिक टर्म्स में हम बात करते हैं। तो 2 टर्म्स में, रियल टर्म्स में और मौद्रिक टर्म्स में, है ना, मॉनेटरी टर्म्स में। अब यहाँ पर देखिए, पीगू का मत जो है वो ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहाँ होगा, जहाँ पर लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड, है ना। तो इसमें देखिए, ऊपर वाले ए वक्र में आप ध्यान से देखें तो एक तो एस वक्र है और एक डी वक्र है। ये दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं? ई बिंदु पर। तो ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पर ये बता रहे हैं कि नीचे एक्स एक्सिस पर देखिए, एन मीन्स एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट एफ यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब मान लीजिए कोई हस्तक्षेप हुआ कि मज़दूर यूनियन या सरकार के द्वारा कोई मिनिमम वेजेस या इस तरह से रूल बनाए गए, और सरकार अगर हस्तक्षेप करती है और मज़दूरी को बढ़ा देती है, तो W/P से W/P1 कर देती है ना। W/P यानी वेजेस डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल्स, तो रियल वेजेस आ जाएंगे, है ना। इसलिए इधर लिख रहा है रियल वेज। तो इसकी बात मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, रियल वेजेस कैसे निकालते हैं। तो इसमें W/P लेवल से जा कर के W/P1 इतनी वेजेस बढ़ा दी गई हैं, मान लीजिए। तो चूँकि यहाँ पर डिमांड तो हो गई कम और सप्लाई हो गई ज़्यादा, तो गैप कितना हो गया? DS, ये गैप हो गया। अब नीचे वाले B पर आए हम। B पर देखिए, NF पहले वाले E बिंदु से जब कॉरिस्पॉन्डिंग नीचे लाइन लेके आ रहे हम, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल की लाइन है ना। और जो दूसरी लाइन है, जो कि सरकार की हस्तक्षेप की वजह से जो रियल वेजेस बढ़ा दी गई हैं, उन पर अगर हम देखें तो जो दूसरी लाइन है वो N0, ठीक है। N0 यानी कि लेस ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, राइट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से NF से N0 तक इतनी कमी हो जाती है एम्प्लॉयमेंट में। अगर कोई हस्तक्षेप करके अगर मज़दूरी को बढ़ा दिया जाता है, तो डिमांड मज़दूरी की स्वतः कम, मज़दूरों के लिए स्वतः कम हो जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि क्लासिकल सिद्धांत का मेन फोकस इस बात पर था कि मज़दूरी को लचीला बना के रखना चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए मज़दूरी को नीचे किया जाना वो अर्थव्यवस्था के फेवर में है, ठीक है। ये बात मुख्य रूप से पीगू ने कही। अब देखिए, इसमें पीगू ने कहा कि जो उत्पादन का स्तर है वो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल NF पर उत्पादन हुआ OQ, है ना। और जो उत्पादन है वो कौन कौन करता है? उत्पादन किसका फंक्शन है? उत्पादन Q इज़ अ फंक्शन ऑफ K यानी पूंजी, T यानी टेक्नोलॉजी, N यानी एम्प्लॉयमेंट। तो तीन चीज़ें उत्पादन करती हैं, रोज़गार यानी मज़दूर, T यानी टेक्नोलॉजी और K यानी पूंजी। ये सब तीनों चीज़ें मिलकर के उत्पादन करती हैं। अब अगर K और T को हम अल्पकाल में स्थिर माने, ये पूंजी का स्टॉक भी वही बना हुआ है और टेक्नोलॉजी भी वही बनी हुई है, तो रोज़गार, मज़दूरों के ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा उत्पादन होगा और मज़दूरों को कम करने से कम उत्पादन होगा, ठीक है। अब हम देखें पूर्ण इसका क्लासिकल सिद्धांत का मॉडल का पूरा सारांश देखिए, यहाँ पर देखें, इसको आप बहुत अच्छे से समझें। ये जो पहला है ए वक्र है, ए डायग्राम जो है वो है इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बराबर होने का। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट यानी विनियोग और बचतें जहाँ बराबर होती ई बिंदु पर, वो
रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करता है ना। यानी पूंजी, देखिए पूंजी किस लिए ली जाती है अर्थव्यवस्था में? पूंजी की मांग क्यों होती है? उत्पादन के लिए। और बचतें क्यों की जाती हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, यानी ब्याज मिले इसलिए। तो जो व्यक्ति मुद्रा की या निवेश की मांग करेगा वो ब्याज देगा, और जो निवेश के लिए मुद्रा को उपलब्ध करवाएगा वो ब्याज लेगा, है ना। तो यानी कि सेविंग्स जो हैं वो ब्याज लेती हैं, और विनियोग जो है वो ब्याज, यानी इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्याज देता है। तो दोनों, इन्वेस्टमेंट चाहेगा कम से कम ब्याज देना, सेविंग्स चाहेंगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेना। तो दोनों के दोनों जहाँ पर अग्री करेंगे ई पॉइंट पर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो गया। ठीक है। जैसे आप कोई ठेले से सब्ज़ी लेते हैं, वो कहता है कि भाई टमाटर 60 रुपया किलो है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं 40 दीजिए, क्योंकि आप तो कम से कम देना चाहेंगे। ख़रीदने वाला व्यक्ति कम कीमत पर ख़रीदना चाहता है, और बेचने वाला अधिक कीमत पर बेचना चाहता है। तो दोनों मान लीजिए अग्री कर गए 50 पर, तो वो ई पॉइंट हो गया। समझे आप? इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में भी यही है। सेविंग्स वाले चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज मिले, इन्वेस्टमेंट वाले चाहेंगे कम से कम ब्याज पर पैसा मिल जाए उत्पादन के लिए। तो दोनों जहाँ अग्री करेंगे दैट्स ई पॉइंट, है ना। और दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। OR इज़ दी ब्याज की दर। अब बी डायग्राम पे आए हम। बी डायग्राम में आप देखिए, जो मैंने उत्पादन का वक्र अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, वो कि Q इज़ अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। अगर कैपिटल और टेक्नोलॉजी को हम स्थिर माने तो N के बढ़ने से, यानी कि इसमें N दिख रहा है, N के बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और N के घटने से उत्पादन घटता है। अब N में हमने जो वक्र OQ वक्र बनाया है, ये वक्र ऊपर जाकर के नीचे ढलान होकर के नीचे गिरने लगता है, क्योंकि मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो घटती हुई होती है। यानी कि हम एक और लेबर लगाने से जो उत्पादन होगा वो पहले की तुलना में कम होगा, फिर एक और लेबर लगाने की तुलना में पिछले लेबर से कम होगा उत्पादन, है ना। इस मान्यता को ये लेकर के चलते हैं। अब N1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर W/P और N का डायग्राम है, C वाला। इसको आप देखिए, रियल वेजेस और एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ आया? रियल वेजेस OW/P वाले लेवल पर। तो ई बिंदु पर यहाँ ये कोइंसाइड कर रही है, तो ये डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर कहाँ पर कट कर रहा है एक दूसरे को? ई बिंदु पर। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। अच्छा, अब इधर देखिए हम, इससे उन्होंने इस उत्पादन के स्तर को इधर कनेक्ट किया है। MV इज़ मुद्रा और उसकी वेलोसिटी, है ना, चलन वेग, जो हमने थोड़ी देर पिछले लेक्चर में बात की थी कि मुद्रा और उसका चलन वेग। तो कुल मुद्रा कितनी हो गई? मुद्रा को उसके चलन वेग से गुने करते हैं तो कुल मुद्रा आती है ना। जैसे मैंने आपको समझाया था कि एक 10 का नोट अगर 10 हाथों से एक वर्ष में गुजरता है तो वो 100 रुपये का काम करता है, क्योंकि 10 जगह पर वो यूज़ हुआ। तो उसको हम कह देंगे M इज़ 10, और 10 हाथों से गुजरा, इसलिए उसको M 10 × 10 यानी टोटल मनी सप्लाई हो गया 100 रुपया। इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था में मान लीजिए 1 लाख करोड़ रुपया है, और एक अर्थव्यवस्था में 5 उसकी वेलोसिटी है, तो 5 लाख करोड़ रुपया का वो काम करता है। ठीक है। तो ये आपका OQ हो गया उत्पादन, और P हो गया उसका प्राइस लेवल, है ना। और ये जो चौथा डायग्राम है D वाला, D डायग्राम जो है वो ये दिखा रहा है कि W/P, यानी इधर हम X एक्सिस पर हमने लिया है प्राइस लेवल, और Y एक्सिस पर इसमें D डायग्राम में हमने वेजेस लिए हैं। तो वेजेस और प्राइस लेवल दोनों मिलकर के क्या बनाता है? W/P रेखा। W/P रेखा जो है वो इस बिंदु से गुजर रही है, तो इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग जितना OP होगा उसी से ऊपर जो लाइन ले जा कर के हम M हमारा जो बिंदु M है वो आएगा, है ना। अब इसको पूरी तरह से एक बार और समझें हम, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। A डायग्राम बचत और विनियोग के जहाँ बराबर होने का उनके संतुलन का डायग्राम है। B डायग्राम उत्पादन के स्तर का डायग्राम है। उत्पादन कितना होगा, कैसे तय होगा? जहाँ पर कि
सी डायग्राम में डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर ई बिंदु पर कट करता है, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। इसी को हम लाइन को ऊपर लेके गए हैं, इस लाइन को हम ऊपर लेके गए हैं, तभी हमें ओ क्यू प्राप्त हुआ है। तो ओ क्यू जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम इधर जो डी डायग्राम है हमारा सी के बाद, वो हमारा वेजेस और यानी मौद्रिक मजदूरी और कीमत का स्तर, वो दोनों इस स्तर पर, इस प्राइस के लेवल को हम ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो ऊपर लेके गए तो एम बिंदु पर आया है ना, यानी कि ये प्राइस का लेवल हो गया। तो इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को वो कैसे कनेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, उत्पादन का स्तर जो कि मजदूरों के या डिमांड ऑफ लेबर या सप्लाई ऑफ लेबर दोनों के इक्विलिब्रियम से होगा, और मजदूरी जो है रियल वेजेस वो प्राइस के लेवल पर निर्भर करेगी, और प्राइस के लेवल किस पर निर्भर करेंगे, मुद्रा की पूर्ति पर। अब ये कहते हैं कि देखिए इसको और थोड़ा सा हम समझें कि डिमांड ऑफ लेबर जो है वो मजदूरी के बढ़ने पर बढ़ती है ना, और सप्लाई ऑफ लेबर मजदूरी के बढ़ने पर घटती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर मजदूरी, डिमांड ऑफ लेबर कौन करेगा, मजदूरी जो लोग मजदूर को एम्प्लॉय करेंगे है ना, तो अगर सस्ती होगी मजदूरी तो वो लोग ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, और अगर महंगी होगी मजदूरी तो वो कम एम्प्लॉय करेंगे। अर्थात क्या मतलब हुआ कि जहाँ डिमांड और सप्लाई ऑफ लेबर फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर आती है, जैसे सी डायग्राम में दिखाया गया है, तो उस प्रकार से वहाँ पर W/P तय हो जाएगा, यानी रियल वेजेस तय हो जाएंगी। ठीक है, और सप्लाई और जो सेविंग्स हैं वो किस पर आधारित हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट भी किस पर आधारित है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन दोनों का उल्टा संबंध है। विनियोग के लिए मांग पूंजी की कम होगी अगर ब्याज की दरें अधिक हैं, लेकिन सेविंग्स ज़्यादा होंगी, और अगर ब्याज की दरें कम हैं तो विनियोग के लिए मांग ज़्यादा होगी लेकिन सेविंग्स कम होंगी क्योंकि ब्याज की दर कम हो गई। तो वो ये कहते हैं, कुल उनका अर्थ ये है कि जो मुद्रा का क्षेत्र है वो तो MV=PT होगा, यानी कि मुद्रा टोटल और उसका चलन वेग उसको गुने कर दें तो मुद्रा की पूर्ति, और PT यानी कि जो रियल सेक्टर है, यानी कि जो प्राइसेस और जो उत्पादन है वो उसको हम गुने कर दें तो PT आता है। तो वो ये कहते हैं बेसिकली कि कीमत स्तर जो है वो कुल उत्पादन और मुद्रा की मात्रा इनसे निर्धारित होता है। तो जो क्लासिकल सिद्धांत है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वो ये कहा कि सारी इकॉनमी मार्केट ओरिएंटेड है, बाज़ार महत्वपूर्ण है, और कीमत स्तर जो हैं वो मुद्रा के बढ़ने पर बढ़ जाते हैं और घटने पर घट जाते हैं, इसलिए मुद्रास्फीति का कोई सवाल ही नहीं उठता। और चूँकि पूर्ण रोज़गार का स्तर इसलिए प्राप्त हो जाता है कि अगर हम मजदूरी को ज़बरदस्ती बढ़ाते हैं तो मज़दूरों के लिए मांग कम हो जाएगी, स्वतः मजदूरी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्लासिकल सिद्धांत था। इसको आप थोड़ा सा देख लें, पढ़ लें, मैंने डॉक्यूमेंटेशन आपको सारा दिया हुआ है। फिर हम कल कीन्स का सिद्धांत करेंगे जो कि क्लासिकल सिद्धांत की पूरी आलोचना पर ही आधारित है। ठीक है बच्चों।